चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग जो विश्व का इतिहास वाला जो सीरीज चला रहे हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये विश्व का इतिहास है। हम कल 50 तक वीडियो बना दिए थे। आज हम लोग 50 के आगे वीडियो बनाने वाले हैं। टोटल 180 के आसपास प्रश्न है इसमें, तो हम लोग एक दो वीडियो में और कवर कर देंगे आज, और एक और शाम में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज हमारा विश्व का इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी है मेरे पास 1 महीना का टाइम बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए आपका तैयारी चलाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, और यही किरण प्रकाशन का बुक है जिसको डिस्कशन कराया जा रहा है। अभी आपके पास 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, तो आपको अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी आप थ्योरी पढ़ने में समय बर्बाद नहीं कीजिए, और कहीं इधर उधर वाला क्वेश्चन पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। इस बुक को आप अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को रट जाइए, और जो हम डिस्कशन करा रहे हैं उसको रट जाइए। आपको एग्जाम में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा, इस बात का हम भरोसा दिलाएंगे आपको। ठीक है, आप अपना दिमाग अभी बिल्कुल भी नहीं चलाइए, कुछ भी नया नहीं पढ़िए। आप दो काम कीजिए, इस किताब के हर एक प्रश्न को आप अच्छे से याद कीजिए। जैसे आपका फिजिक्स नहीं अच्छा है तो फिजिक्स इसमें से याद कर लीजिए, बायोलॉजी अच्छा नहीं है तो बायोलॉजी अच्छा या इसमें से याद कर लीजिए, केमिस्ट्री याद नहीं है केमिस्ट्री याद कीजिए, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका हिस्ट्री हिस्ट्री हो, तो ये सब में से कोई सेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो आप इसमें से याद करना शुरू करिए। और धीरे धीरे करके तो आपका डिस्कशन करा ही रहे हैं, तो जो भी चीजों का डिस्कशन हो गया है तो इसके प्रश्न को तो याद करना ही है। और साथ में हम जो डिस्कशन कराए हैं, अगर आप मेरा बात मानिए, अगर आप इसका प्रश्न और मेरा डिस्कशन पूरे अच्छे से याद कर लेते हैं, तो अगर किस्मत साथ दिया और सब कुछ बढ़िया रहा तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ईमानदारी बरत नहीं रहे हैं। आप लोग कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़िए। मेरा जो अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी बातों को। अगर आपको एग्जाम इसी बार निकालना है तो मेरा बात मान लीजिए, आप यूट्यूब चैनल पे इधर उधर कुछ भी मत देखिए, कुछ भी किताब उताब मत पढ़िए, है ना। आपको दो काम करना है, एक सेट प्रैक्टिस लगाना है पर डे, डेली एक सेट प्रैक्टिस लगाइए बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस लगाने के बाद आप देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन गलत हो रहा है। आपका साइंस वाला पोर्शन गलत हो रहा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे इस बुक का डिस्कशन करा रहे हैं, आप उसको जाके देखिए। अगर हिस्ट्री गलत हो रहा है तो हिस्ट्री जाके देखिए, पॉलिटी पढ़ा चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, तो सब कुछ तो इसी चैनल पे है। आप एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ये जो विश्व का इतिहास चलाया जा रहा है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको काफी ज्यादा मदद होगा। तो जो विश्व का इतिहास अभी तक नहीं देखे एक वीडियो, तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम अभी पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, और देखते हैं आज 50 से लेकर कितना तक करा पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। और जितने भी बच्चे के पास अभी भी ये बुक नहीं है तो ये बुक जरूर ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में कि भाई हमें अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दे दीजिएगा, है ना। अब पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि सर बकवास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तब आप शेयर नहीं करिएगा। लेकिन आपको थोड़ा भी लगे कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका शेयर करना आप विद्यार्थी होने के नाते आपका फर्ज बनता है। बाकी आप अपने फर्ज का निर्वहन करिए, नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने फर्ज का निर्वहन करते हैं, अगर आप शेयर करते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ जरूर रहेगा, जो कि एग्जाम निकालने में काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू, और निकालना है विश्व का इतिहास, साथ में पेन कॉपी और साथ में ये वाला बुक, और 51 नंबर प्रश्न को आप निकाल लीजिए। विश्व के इतिहास का 51 नंबर प्रश्न, विश्व के इतिहास का 51 नंबर प्रश्न को आपको निकालना है, क्योंकि 50 तक हम कल करवा चुके हैं। आज हम लोग 51 से चलेंगे, यही विश्व का इतिहास है। चलिए, तो 51 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं।
इनमें से कौन सी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आपको मालूम है कि एक 2 बार अभी तक वर्ल्ड वार हो चुका है। विश्व युद्ध कितनी बार हो चुका है? तो आप कहिएगा कि सर जो विश्व युद्ध है ना, इसे वर्ल्ड वार कहते हैं, ये अभी तक 2 बार हो चुका है। कितनी बार? 2 बार हो चुका है। तो कहिएगा सर पहली बार कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1914 में। और चला कितना दिन तक था? तो 4 साल चला था। तो 1918 तक ये वाला युद्ध चला था। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था, मतलब कितना देश शामिल हुआ था? तो आप कहिएगा 37 देश शामिल हुए थे। कितना देश? 37 देश शामिल हुए थे। फिर बोलिएगा कि सर याद कैसे रखेंगे 37 गो देश का? तो अभी हम इसका जुगाड़ बता रहे हैं। देखिए ये 1914 में 14 को देखिए, आप 14 को देखिए तो 4 और 3 1 है ना। अरे 1 पर 4 14 है, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा? 3 होगा। और ये 18 है ना, 18 तो 8 में से 1 घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो आपका 37 को देश हो जाएगा। क्या जुगाड़ बताए? 1914 में 14 देखिए आप, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 बचेगा। और 1918 में 18 देखिएगा तो 8 में से 1 गया 7, तो 37 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर कहिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक चला था, 6 साल। कहिएगा इसमें कितना देश हिस्सा लिया था? तो इसमें 61 गो देश हिस्सा लिया था। कै गो देश? 61 गो देश हिस्सा लिया था। कहिएगा सर इसको कैसे याद करेंगे? तो वही खेल खेलिए। 9 39 का 39 में 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6। अब 5 45 में देखिए 5 में से 4 गया तो 1, तो ये 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 3 गया 6। तो इसमें 61 गो देश और इसमें 37 गो देश। हम बोले थे कि चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, पूरी दुनिया 2 खेमा में बट गया था। कितना खेमा में? 2 खेमा में। एक तरफ था मित्र राष्ट्र, एक तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र। और एक तरफ कौन था? धुरी राष्ट्र। एक तरफ कौन था? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका इंग्लैंड देश था। कौन था? इंग्लैंड देश था। फिर आपका कौन था? आपका अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। इसी में चीन था, इसी में रूस था, इसी में फ्रांस था। और धुरी राष्ट्र में इधर इटली था। कौन था? इटली था, जापान था, जर्मनी था, आपका तुर्की था। तो ये सब कंट्री आपका धुरी राष्ट्र का मेंबर था। और मित्र राष्ट्र में ये पावरफुल देश सब था, जिसमें मित्र राष्ट्र का जीत होता है और धुरी राष्ट्र का हार हो जाता है। तो विश्व युद्ध से इतना सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला वाला 4 साल चला और दूसरा वाला 6 साल चला था। तो इसमें पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया था। बात सही है। औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत का मतलब होता है कि इंग्लैंड जिस भी देश पे कब्जा करके रखा हुआ था, तो युद्ध के बाद है ना कोई भी देश कमजोर हो जाता है, चाहे वो पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी देश कमजोर हो जाता है। तो इंग्लैंड कमजोर पड़ गया था और यही कमजोर का नतीजा है कि भारत भी आजाद हो गया और साथ में श्रीलंका भी आजाद हो गया। और भी कंट्री जो इंग्लैंड के गुलाम था वो सब अपने आप को फ्री करने लगा, आजाद करने लगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया। औपनिवेश का मतलब होता है क्या कि इंग्लैंड का जिन पे कब्जा, इंग्लैंड का जो उपनिवेश, जैसे भारत क्या है? इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है। उपनिवेश का मतलब गुलाम। तो उपनिवेश का अंत हो चुका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया? औपनिवेश का अंत हो गया। बात सही है। दूसरा, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हो गया। हाँ, इंग्लैंड का पावर घट गया, इंग्लैंड का जो शक्ति था घट गया। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद पैसा कम जाता है, सेना घट जाता है, बहुत सारा जान माल की क्षति होता है, तो उससे कमी होता है देश का। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र संघ का गठन। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्र संघ का गठन नहीं है। हमसे यही पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो यही आपका आंसर होगा राष्ट्र संघ का गठन। यह राष्ट्र संघ का जो गठन है, यह राष्ट्र
संघ का जो गठन है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। राष्ट्र संघ का गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र संघ का गठन 1920 में हो गया था। कब हो गया था? 20 में। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939-45 में खत्म हुआ था। तो उसका परिणाम कैसे हो जाएगा? ये 20 में बन गया और द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म होगा 45 में। तो यही आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। तो 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया? राष्ट्र संघ का गठन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक नोट नहीं किए हैं अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। जितना भी समय बचा हुआ है पूरा झोंक झांक के मेहनत कर लीजिएगा, नौकरी लग जाएगा। गलती से अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो दोगुनी मेहनत करिएगा, ताकि फिर जो बात बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है उसमें आपका हो जाएगा। अगर आप लगे रहे, ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते रहे, तो फिर आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक आप हार नहीं मानिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। 52 नंबर सवाल क्या है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा संचालित सरकार। तो अब्राहम लिंकन बोला था ना कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। तो ये सब कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। ये जो अब्राहम लिंकन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। अब्राहम लिंकन कौन रहे हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। अब्राहम जो लिंकन है ना, ये जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के लिए जनता का शासन। ये कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के कितने राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन। लेकिन कहेगा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? पहला, अमेरिका के पहला राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका का, ये जो अमेरिका है उसका पहला राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका आजाद हुआ था। अमेरिका क्या हुआ था? आजाद हुआ था। 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वहां के राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनते हैं। एक राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। देखिए 53 नंबर, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है वो टॉमस जेफरसन तैयार किया था। टॉमस जेफरसन, इसको नोट कर लीजिए, 53 नंबर का आंसर बताने जा रहे हैं। 53 नंबर क्या है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस, कौन है? टॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉमस जेफरसन। इन्होंने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। स्वतंत्रता का, अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यही तैयार किया था टॉमस जेफरसन। 54 नंबर सवाल है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बात सही है कि 1939 से 1946 तक चला, तो 1941 बीच में आया है। तो 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटना के कारण जर्मनी और उनके साथी की राष्ट्रों की हार हुई थी? बात मालूम है कि धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी था उसकी हार हुआ था। तो क्यों हार हुआ था? हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण हुआ था? नहीं, इसके कारण तो नहीं हुआ था। हिरोशिमा पर आक्रमण किया था अमेरिका आक्रमण किया था, तो इसके कारण नहीं। दूसरा है कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण, हाँ जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। 1941 में जर्मनी क्या कर दिया? रूस पे अटैक कर दिया। रूस पे अटैक किया तो रूस भी शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध में। फिर इटली की हार, तो ये नहीं है
4 नंबर है जापान का पर्ल हार्बर पे आक्रमण। देखो जापान में एक जगह था पर्ल हार्बर, जगह नहीं है, अमेरिका लोगों का, अमेरिकन का वहां पे जलपोत वगैरह रहता था पर्ल हार्बर पर। तो क्या किया, अब वो कहां पे था, जापान पर। तो जापान उस पर अटैक कर दिया, जो कि अमेरिका का है। पर्ल हार्बर किसका था, अमेरिका का था। था कहां पर, जापान में था। तो जब लड़ाई युद्ध हुआ तो जापान ने पर्ल हार्बर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसके कारण अमेरिका भी मैदान में कूद गया। अब इसके कारण हार का सामना करना पड़ा। जब पावरफुल देश कूदेगा, रूस कूद गया, आपका अमेरिका आ गया, तो कहां से जीत पाएगा। इसलिए दोनों राष्ट्रों की हार हो गई। तो ये 2 कारण है हारने का। एक है कि जर्मनी का रूस पे आक्रमण, और एक है कि जापान का पर्ल हार्बर पे आक्रमण। तो इसका आंसर होगा बी और डी दोनों। बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे एक प्रश्न लिखिएगा परमाणु बम से रिलेटेड। परमाणु बम से रिलेटेड एक बात लिखिएगा, लिखिएगा एक लिखना है 6 अगस्त 1945 और एक लिखना है 9 अगस्त 1945। अमेरिका 2 बार परमाणु बम मार दिया, कहां पर, जापान में। जापान के पहले हिरोशिमा शहर पे मारा, हिरोशिमा पर मारा। और हिरोशिमा कहां है, तो जापान में। कहां है, जापान में। फिर 9 अगस्त को 3 दिन के बाद आपको नागासाकी पर मार दिया, नागासाकी। और नागासाकी भी कहां पड़ेगा, जापान का शहर है। तो जापान के 2 शहर पे अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया। परमाणु बम मार दिया कौन, अमेरिका। किस पे मार दिया, जापान पे। और जापान के 2 शहर था, पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। अब पहला बार जो बम मारा ना 6 अगस्त को, उस बम का नाम है लिटिल बॉय। बम का नाम कथी है, बम का, परमाणु जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय था। लेकिन जब 9 अगस्त 1945 को मारा बम, उस बम का नाम था फैट मैन। उस बम का नाम क्या था, फैट मैन था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन 2 बम मार दिया कौन, अमेरिका। किस पे मार दिया, जापान पे मार दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55 नंबर, इनमें से कौन सा देश है जो त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है। तो त्रिदेशीय संधि का मतलब वही बोल रहा है कि कौन ग्रुप, एगो ग्रुप में 3 वो होगा और एगो नहीं होगा। इसको आप नोट कर लिए, अभी हम उसका बारे में बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हिरोशिमा पर जो बम मारा उसका नाम है लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी पर मारा उसका नाम है फैट मैन। बड़का बम था, मोटका, फैट मैन। अभी वाला प्रश्न है कि त्रिदेशीय संधि बोला है, त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय संधि का मतलब हुआ कि एक गुट का 3 आदमी होगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो रूस दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, रूस है। फिर कौन है, फ्रांस है। फिर कौन है, इंग्लैंड है। अब फिर कौन है, इटली है। अरे यही ना है। तो देखो ये मित्र राष्ट्र का देश है कि नहीं, बताओ। अभी बोले थे मित्र राष्ट्र में कौन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है। आधुरी राष्ट्र में कौन था, इटली, जर्मनी, जापान, तुर्की। तो इटली अलग हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों एक ग्रुप में है कि नहीं है। तो यही बोला कौन त्रिदेशीय संधि का अंग नहीं है, तो वो इटली उसका अंग नहीं है। इटली की मुद्रा कल बताए थे, तो लोग याद करो, इटली की मुद्रा आपको क्या बताए थे, इटली की मुद्रा बताए थे लीरा। याद करो इटली की मुद्रा क्या था, लीरा। याद करो इंग्लैंड की मुद्रा कल बताए थे, याद करके बताओ तो। इंग्लैंड की मुद्रा, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। क्या है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड है। और रूस का मुद्रा रूबल। याद करो
हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, आपको याद करवा के रहेंगे। तो इटली का मुद्रा लीरा, इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड, और रूस का मुद्रा रूबल, और चीन का रेमेनबी, चीन का रेमेनबी। तो 55 नंबर का आंसर हो गया 4 इटली। 56 नंबर में आइए, जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर कौन सा गुट बनाया था? तो धुरी राष्ट्र। जापान, इटली, जर्मनी, तुर्की, ये सब धुरी राष्ट्र का मेंबर है। तो 56 का पहला हो जाएगा। 57 में आइए, समुराई योद्धा वर्ग है। तो समुराई योद्धा वर्ग किसका है? चीन का है। समुराई योद्धा वर्ग किसका है? चीन का हो जाएगा। किसका होगा? सॉरी, समुराई योद्धा जापान का होगा। समुराई योद्धा किसका है? जापान का है। समुराई जो योद्धा है वो जापान का होगा। ये 57 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? जापान। और जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े, 58 नंबर आइए, 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था क्रिमियन युद्ध? 1854 से लेकर 1856 में किसका युद्ध हुआ था? बताइए। क्रिमियन का युद्ध हुआ था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, अठारह से लेकर 1856 में किसका युद्ध हुआ था? क्रिमियन का। किसका? क्रिमियन का युद्ध हुआ था। किसके किसके? तो रूस और तुर्की। रूस प्लस तुर्की, रूस प्लस तुर्की, रूस प्लस तुर्की। रूस था, तुर्की था। चलिए, 59 नंबर, फॉसिज्म विश्वास करता है। फॉसिज्म विश्वास किस पे करता है? तो एक दल की प्रणाली पर। एक दल, बहुदल ना होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए, अलग अलग पार्टी नहीं होनी चाहिए। फॉसिज्म उसी पे भरोसा करता था कि भाई एक को पार्टी होना चाहिए, 75 को पार्टी नहीं होना चाहिए। ये फॉसिज्म विश्वास किस पे करता था? एक दल की प्रणाली में विश्वास करता था। तो 59 का 3 नंबर आंसर हो गया। आइए 60 नंबर में, अमेरिका के स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेश लोगों को प्रेरित किया था? देखिए, अमेरिका का जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रहा था, अमेरिका स्वतंत्र होने के लिए जब लड़ाई चल रहा था, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है थॉमस पेन। एक व्यक्ति नाम क्या है? थॉमस पेन। और थॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है कॉमन सेंस। थॉमस पेन ने एक बुक क्या लिखा? उस बुक का नाम था कॉमन सेंस। क्या कहता है? यार तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मतलब अपना बुद्धि नहीं है थोड़ा भी? कॉमन सेंस किसको बोलते? नहीं बोलते चलते फिरते। यार तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है, मतलब अपना पास कुछ विचार नहीं है तुम्हारा। तो वही है, थॉमस पेन ने एक बुक लिखा जिसका नाम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। यही थॉमस पेन है जो लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि आप लोग भी युद्ध करिए, आप लोग मैदान में कूदिए, क्योंकि आजादी हो जाएगी आप लोग। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में थॉमस पेन ने लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या किया था? तो लोगों को प्रेरित करने के लिए सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया था। सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया था कि भाई उनके अंदर बुद्धि विवेक लाने का प्रयास किया था कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये बुद्धि ये बुद्धि लाया, उनको प्रेरित किया, उन्हें उकसाया कि ताकि युद्ध कर सके और अमेरिका स्वतंत्र हो सके। तो थॉमस पेन ने लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनका जो बुद्धि था, उनका बुद्धि को खोलने के लिए इन्होंने उनको प्रेरित किया, उनको समझाया, उनको बुझाया, ताकि मैदान में कूदे और स्वतंत्र हो जाए अमेरिका। और थॉमस पेन का बुक का नाम है कॉमन सेंस। तो याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है बताओ? ये जो दक्षिण अफ्रीका है, ये जो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो वो है रैंड। क्या है? रैंड मुद्रा है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? नेपोलियन जो संहिता है, नेपोलियन संहिता 1804, उसका आधार क्या था? तो नेपोलियन संहिता कानून में समानता बुलाते। क्या बोले थे कि कानून में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। कानून सब लोगों के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अलग अलग किसी के लिए कानून ये नहीं होना चाहिए कि उसके लिए दूसरा कानून, मेरे लिए कुछ और कानून, आपके लिए कुछ और कानून। सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो कानून के समानता के बारे में कौन बोला था? नेपोलियन संहिता 1804। 63 नंबर बोला है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ था? वही बोल रहा है कि पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु बम कब मारा गया था? पहली बार परमाणु बम मारा था, एक मारे थे 9 अगस्त को और एक मारे थे 6 अगस्त को 1945 और 1945। ये मारा था हिरोशिमा पर और ये मारा था नागासाकी पर। नागा, इस पर जो बम था उसका नाम था फैट मैन और इस पर जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। तो वह खोज लो ऑप्शन, ऑप्शन खोज लो क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 16 अगस्त 1945 नहीं है, 26 अगस्त 1945 नहीं है, 8 अगस्त 1945 नहीं है, 6 अगस्त 1945 है। अच्छा उल्टा हो गया है। ये 6 अगस्त कर लो भाई, ये 6 करो, ये 9 करो, है ना? तो ये हो गया है। तो 6 अगस्त दिया हुआ है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। 64 नंबर, किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। जापान को हम क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? जापान में उगता है। लेकिन भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का जो अखाड़ा है ना, वह स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा किसे कहेंगे? तो यूरोप का जो अखाड़ा है उसे हम लोग यूरोप का अखाड़ा किसे कहेंगे? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यूरोप का अखाड़ा बोला है ना, यूरोप का अखाड़ा स्विट्जरलैंड को नहीं, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा किसे कहेंगे? तो यूरोप का जो अखाड़ा है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहेंगे? बेल्जियम को कहेंगे। यूरोप का अखाड़ा किसे कहेंगे? बेल्जियम को कहेंगे। लेकिन यूरोप के खेल के मैदान किसको कहेंगे? यूरोप के खेल के मैदान किसे कहेंगे? तो आप कहिएगा स्विट्जरलैंड। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम देश को कहते हैं और यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। 65 नंबर का आंसर बेल्जियम हो जाएगा। 66, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था, तो पहले तो ये बताइए कि फ्रांसीसी का क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में। 1789 में। और ये जो रूसो था ना, रूसो इसी से प्रेरित था, रूसो से प्रेरित था। फ्रांसीसी की क्रांति किससे प्रेरित था? तो रूसो से प्रेरित था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। इसका आंसर क्या होगा? रूसो हो जाएगा।
अगला 67 नंबर, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करता है। ये जो रूसो है इसका मानना था कि संप्रभुता राज्य में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? राज्य में। तो ये जो आपका 67 नंबर सवाल है इसका आंसर होगा राज्य। 67 का आंसर क्या होगा? राज्य हो जाएगा। तो रूसो का मानना था कि जो संप्रभुता है वो राज्यों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, प्रजातंत्र के लिए क्या जरूरी है। प्रजातंत्र के लिए क्या जरूरत है बताइए। प्रजातंत्र के लिए भ्रष्टाचार जरूरत है। प्रजातंत्र के लिए क्या जरूरत है कि भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, तब ना होगा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? भ्रष्टाचार। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो भ्रष्टाचार जरूरी है बताइए। अरे प्रजातंत्र, प्रजा का शासन, प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन, तो क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए प्रजा के राज में? नहीं होनी चाहिए। तो यही गलत हो जाएगा। भ्रष्ट नहीं लोग नहीं ना रहना चाहिए, तभी ना देश तरक्की करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, शक्ति का पृथककरण के प्रतिपादक कौन है। शक्ति के पृथककरण के प्रतिपादक है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? शक्ति का पृथककरण। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू है ना, वही है शक्ति पृथककरण के प्रतिपादक। शक्ति पृथककरण के प्रतिपादक संस्थापक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70 नंबर, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। आपको मालूम है कि पॉलिटी जो होता है, जिसको पॉलिटी पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान, और उसके जनक है अरस्तु साहब। कौन जनक है? अरस्तु जी ने जनक है पॉलिटिकल साइंस का। ये जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं, इसका जनक कौन है? तो वह है अरस्तु। जीव विज्ञान के भी जनक यही है। जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। फिर जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। तो याद रखिएगा अरस्तु के बारे में, राजनीति विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु है। ये तीनों का अरस्तु है। कौन कौन? राजनीति विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, ये तीनों का कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। तीनों का अरस्तु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर, इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है। तो ये अलग अलग सवाल आता है। वो उस समय जब पूछा गया था उस समय इंपॉर्टेंट था, आज के समय में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 71 नंबर है ना कि इंग्लैंड की राजनीति में महिला का क्या % योगदान है, वो चेंज होते रहता है डाटा, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। 71 नंबर आपको याद करने का जरूरत नहीं है। 72 में आइए, नेपाल का पहला संविधान कब बना। तो नेपाल का जो पहला संविधान बना वो बना कब? तो नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो नेपाल का पहला संविधान बना 1948 में। कब बना बताइए? नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो 1948 में। नेपाल की राजधानी तो आपको मालूम है कि काठमांडू होता है। और काठमांडू में मालूम है ना आपको कि सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क में कई गो देश है? 8 गो देश है। सार्क कभी कभी ऐसे लिख के देगा SAARC, सार्क। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और इसमें कई गो देश है? 8 गो देश है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। ऐसे करके 8 गो कंट्री इसी में है, काठमांडू इसमें सार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ किसे कहते जानते हैं? सोवियत संघ कहते हैं रूस को कहते हैं। किसको कहते हैं?
जो सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ है ना, जो आज के टाइम में जो रूस कहते हैं वही है सोवियत संघ, जिसे बोलते थे यूएसएसआर। क्या कहते थे? यूएसएसआर कहते थे। तो पहले सोवियत संघ बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, बहुत बड़ा देश हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि ये बट गया, बहुत अलग अलग पार्ट में बट गया, 15 पार्टों में बट गया था ये, 15 पार्ट में बट गया था। और उसी का एक पार्ट अभी कौन है? रूस। सोचो, उसका एक पार्ट रूस है, तो आज के डेट में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। जो कि बंटवारा हो गया तो सोचो, बंटवारा नहीं हो जाता, अलग अलग सब नहीं होता, तो और कितना बड़ा था। तो सोवियत संघ बहुत बड़ा कंट्री था पूरे दुनिया में। तो आज भी देखते एक पार्ट रूस खाली अलग है, फिर भी इतना बड़ा कंट्री है। तो यही सवाल पूछा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1991 में। और कितने देशों में बट गया था? तो 15 देशों में बट गया था, 15 देशों में बट गया था। 1991 में विघटन हुआ था। याद करो, 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था भारत में। एलपीजी, एलपीजी का मतलब होता है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब उदारवादी, उदारवादी। पी मतलब निजीकरण होता है। क्या होता है? निजीकरण। और जी मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये लाने वाले कौन प्रधानमंत्री थे? तो ये लाने वाले थे मनमोहन सिंह। ये जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय में ये कॉन्सेप्ट आया था 1991 में। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर। किसे राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कहा? कौन था जो राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कहा? आप इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। आप इसको, क्योंकि परीक्षा पूछता है कि एलपीजी भारत में कब आया, तो 1991 में आया एलपीजी। वो गैस, ये वाला घर में गैस यूज करते वो वाला एलपीजी नहीं है, ये उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण है। चलिए जल्दी कीजिए। 74 सवाल है ना? 74 क्या बोला है? 74 सवाल बोला है कि किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कहा है? राजनीति विज्ञान के जनक तो अरस्तु हो जाएगा, लेकिन राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कहने वाले कौन थे? राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान कौन कहा? ये जो राजनीतिक विज्ञान है, इसको क्या कह दिया? नीति विज्ञान। कौन कह दिया? नीति विज्ञान। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कहा। तो ऑप्शन में लॉसवेल है, मैरियट है, लोवेल है, पॉवेल है। तो इसका आंसर होगा मैरियट। किसने कहा? मैरियट ने कहा। मैरियट क्या कहा कि राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान क्या है? नीति विज्ञान है। कौन कहा? मैरियट कहा। तो नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। 75 नंबर सवाल है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई सवाल है। क्या कहा कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसने कहा था? देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए आप। मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं है। जो बर्थडे में केक खाते हैं ना, वही केक के बारे में बोल रहा है कि क्या बोला कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरा पड़ोसी रोटी के लिए भी उनके पास औकात नहीं है, वो बेचारे रोटी भी उनको नहीं मिला रात में खाने के लिए, वो भूखे सोया हुआ है, हम केक खा रहे हैं। ये तो गलत बात है कि मेरा पड़ोसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन बेचारे को रोटी तक नहीं है खाने के लिए, हम केक खा रहे हैं। तो ये गलत बात है।
अपने पड़ोसी को हेल्प करना चाहिए, उनको अपने पड़ोसी को हेल्प करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता है क्या? आज के टाइम में तो हम चाहते रहते हैं कि हमारा पड़ोसी रोटी क्या साला भूखे मर जाए, वो कुछ नहीं मिले उसको खाने के लिए, रोड पे आ जाए, भीख मांगे। हम लोग यही चाहते हैं। आप देखते होंगे भारत के किसी भी कोने में चले जाए, आपका पड़ोसी से नहीं बनेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी होता है, आपसे सबसे ज्यादा जलता है पड़ोसी। आप अगर तरक्की करिएगा तो पड़ोसी जलेगा आपसे कि ये गलत काम करता है, ये कहीं से पैसा लूट के लाता है, दिन रात तरक्की कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी गाली बकेगा, साला कुछ नहीं करता है, भर दिन बवाते रहता है, भिखमंगा है, साला लफुआ है, उचक्का है। अगर आप जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लीजिएगा तो यो गड़ी आएगा कि नहीं साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, कहां से कमा रहा है। तो पड़ोसी आज के टाइम में अच्छा करिएगा तो यो बोलता है, नहीं कुछ करिएगा तो यो बोलता है। तो लेकिन उस जमाने में पड़ोसी पड़ोसी को हेल्प करता था। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉस्की, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लॉस्की था। इन्होंने कहा कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मेरा पड़ोसी को रोटी भी नहीं मिल रहा है। तो ये कौन बोला था? लॉस्की बोला था, लॉस्की बोला था, लॉस्की। याद रखिएगा, याद रखना है आपको। केक और लस्सी सब एक के दुकान में बिकता है ना, तो केक और लस्सी याद रखिएगा। लस्सी लस्सी क्या, केक और लस्सी ये सब एक के दुकान में बिकते रहता है। लस्सी के दुकान में केक मिलता है, केक के दुकान में लस्सी मिलता है। तो केक खरीदे हैं तो केक खाने के बाद एगो लस्सी भी पी लीजिएगा। केक खाइएगा तो केक खाने के बाद एगो लस्सी पी लीजिएगा। तो केक लस्सी से लॉस्की, लस्सी से लॉस्की, लस्सी से लॉस्की, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। यह कथन कौन कहा था? तो ये कथन कहने वाले कौन थे? ये कथन कहने वाले कौन थे आपको मालूम है? ये कथन कहा था लॉर्ड ब्राइस है कि अब्राहम लिंकन, पॉल जेनेट होना चाहिए। 76 नंबर का 3 एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। 76 का 2 लॉर्ड ब्राइस है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता प्रत्यक्ष भागीदारी लेती है। बात सही है। अरे अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। तो जनता डायरेक्ट वोट करता है कि नहीं करता है? जनता डायरेक्ट वोट गिराती है ना। तो यही बोला है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। ये कहने वाले कौन थे? तो लॉर्ड ब्राइस थे। कौन थे? तो वो थे लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा था कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं, जनता डायरेक्ट अपना वोट गिराते हैं, अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर सवाल 77 है कि 1810 से 1880 तक लंदन की जो आबादी थी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था। 1810 से लेकर 1880 बोला है ना, 80, 1810 से लेकर 1880 यानी 70 साल में कितना आबादी बढ़ा है? तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था। पहले आबादी कितना था? 10 लाख, यानी 1810 में आबादी कितना था? 10 लाख था। 1880 में कितना हो गया? 40 लाख हो गया। तो कितना बढ़ा है? 30 लाख बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30 लाख बढ़ा है। कितना साल में बढ़ा है? 70 साल में बढ़ा है। तो जो लंदन है, जो इंग्लैंड है, वहां पे 70 साल में कितना आबादी बढ़ा? 30 लाख बढ़ा। भारत वाला तो एक महीना में 30 लाख बढ़ा देता है। भारत वाला क्या करता है? एक के महीना में 30 लाख बढ़ा देता है। तो भारत वाला से पंगा नहीं ले लेगा, क्योंकि भारत वाला इस 70 साल में 30 लाख बढ़ाता है। भारत वाला एक महीना में 30 लाख बढ़ा देता है ना। तो भारत भारत है और लंदन में क्या औकात है? लंदन का तो कोई औकात नहीं भाई। एक 70 साल में 30 लाख। अरे भारत वाला को भाई मौका देके देखो, लंदन वाले एक बार भारत वाला को मौका देके देखिए।
भारत वाला जनसंख्या का नदी बहा देगा। अगर भारत वाले को अगर मौका मिल जाए लंदन जाने का तो फिर लंदन की आबादी गिनने लायक नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 10 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 78, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। लंदन जो है ना इंग्लैंड, ये जो इंग्लैंड है लंदन है, उसी को बोलते हैं लंदन। इंग्लैंड को ही बोलते हैं लंदन। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा समझते हो रे? अरे प्राथमिक शिक्षा वही 0 से 5वां यानी 1 से 5 क्लास तक, 5 क्लास तक प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा को कंपल्सरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, आपको लेना ही पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा कम से कम लेना पड़ेगा। तो इंग्लैंड ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य कब से लागू किया था? तो 1870 से उन्होंने नियम लगा दिया कि इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा कंपल्सरी है। हर किसी को, बच्चे को प्राथमिक शिक्षा लेना पड़ेगा, अनिवार्य शिक्षा है। आपको कंपल्सरी है कि बिना प्राथमिक शिक्षा के आगे आपका एडमिशन नहीं होगा। ये कब से नियम लगा दिया है? 1870 से नियम लगा दिया है। 79 नंबर, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? पहला विश्व बाजार के, पहला विश्व बाजार नहीं, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? तो अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया ही होगा। 79 का पहला ही होगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ 79 का पहला है। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर, पूरे विश्व बाजार वर्ल्ड लेवल के मार्केट के रूप में कौन उभरा था? तो अलेक्जेंड्रिया उभरा था। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया उभरा था। 80 नंबर, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध किससे बताओ? तो मेजनी का जो संबंध था वो था लाल सेना से। किससे? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कार्बोनरी भी होना चाहिए। हाँ कार्बोनरी, वही तो बोले कि मेजनी है ना, मेजनी है, मेजनी। ये क्या है? मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से है। किससे? कार्बोनरी से है। कार्बोनरी से कौन है? मेजनी। कार्बोनरी से संबंध कौन है? मेजनी है। कार्बोनरी का संबंध मेजनी। आगे को लिखा है लाल सेना, तो लाल सेना का संबंध है ट्रॉस्की। ये जो लाल सेना है ना, लाल सेना, तो यह है ट्रॉस्की। ये क्या है? ट्रॉस्की। तो लाल सेना ट्रॉस्की है और मेजनी कार्बोनरी। मेजनी कार्बोनरी, कार्बोनरी, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से और ट्रॉस्की का संबंध लाल सेना से। ट्रॉस्की का संबंध लाल सेना से है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर इसी में बोलेगा कि लाल कुर्ती, ये लाल सेना है, आई लाल कुर्ती है, पियर की कुर्ती ना है, लाल कुर्ती है। पियर की फराक वाली गाना नहीं गाने लगना, लाल कुर्ती है। तो लाल कुर्ती का संबंध किससे जानते हैं? ये है गैरी वर्ल्डी, गैरी वर्ल्डी। तो गैरी वर्ल्डी का संबंध लाल कुर्ती से है, ट्रॉस्की का संबंध लाल सेना से है और मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए 81 नंबर, अब बढ़ते 81, इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि काउंट काबोल,
काउंट जो काबुल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये जो काउंट काबुल को विक्टर एमुनल ने किस पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पे? काउंट काबुल को विक्टर एमुनल ने कौन से पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे। 82 नंबर, बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक की क्रांति सबको पता है, नवंबर 1917 को हुआ था। नवंबर 1917 को बोल्शेविक की क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक की क्रांति हुआ था नवंबर 1917। लाल सेना का गठन, तो लाल सेना तो अभी लिखा है ट्रोट्स्की, लाल सेना ट्रोट्स्की 83 नंबर का थी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। सबको मालूम है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। नेक्स्ट, माइन कैंप किसकी रचना है? तो माइन कैंप हिटलर की रचना है। माइन कैंप किसका है? हिटलर का है। 85 का 2 होगा, एक और हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, माइन कैंप किसकी रचना है? हिटलर। हिटलर कहाँ का शासक था? तो वो था जर्मनी का। हिटलर कहाँ का? जर्मनी का था। हिटलर जर्मनी का था। यही हिटलर है जो नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा? हिटलर ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कौन दिया? हिटलर ने दिया। लिख लीजिएगा इस बात, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया है। हिटलर जर्मनी का शासक था। कहाँ का? जर्मनी का शासक था। नोट कर लीजिए। माइन कैंप हिटलर का ही रचना है। 86 नंबर, उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष कौन बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए थे कि सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली था जो भारत के खोज के लिए निकला? तो आप बोलते बार्थोलोमियो डियास। तो किसकी खोज किया था? आशा की किरण, केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। उसी को बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की रचना कौन किया था? तो उसको भी किया था वही बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास किया था। बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज कब हुआ? तो 1492 में हुआ। कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज 1492 में। अब भारत की खोज 1498 में। आपको मालूम है। 88 नंबर, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का जो पतन है वो कब हुआ था? 88 नंबर सवाल बड़ा अच्छा है। कुस्तुनतुनिया का जो पतन है वो 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन है वो हुआ था 1453 में। 1453 में हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत बार पढ़ा दिए हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। फ्रांस की क्रांति आगे ने बताए हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 में। आगे तो बताए हैं। 91, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन है क्या? कैक्सटन है नहीं। इंग्लैंड में मुद्रण कला, अरे मुद्रण कला वही मोहर। इंग्लैंड में मुद्रण कला मतलब मोहर मारना। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कैक्टस था। कैक्टस कौन था? कैक्टस। कैक्सटन।
कैक्सटन है जो ऑप्शन नंबर बी है, देखो ना यार। इंग्लैंड में मुद्रण कला कैक्सटन ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 92 नंबर, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा कि मुद्रण जो है, वही मुद्रण है जो छपाई है, वो महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई देन है, तो सबसे बड़ा तोहफा। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। 93, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पूरे विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। सबसे पहले पूरे दुनिया में ये जो मुद्रण है, प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग छपाई होता है, वो सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। 94, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम देश पुर्तगाली कौन, व्यापारी कौन है? पुर्तगाली। 95, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक लाओस के शासक थे। कहाँ के? लाओस। 95 हो गया। 96 आइए, बैस्टिल का पतन कब हुआ? तो बैस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। एक बार देखने दीजिए। 96 का 3, 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल का पतन हुआ था। बैस्टिल का पतन हुआ था कब? तो बैस्टिल का जो पतन हुआ था, बैस्टिल क्या है जानते हैं? अरे बैस्टिल एक जेल है। बैस्टिल क्या है? ये जो बैस्टिल है ना भाई, ये जो बैस्टिल है, ये जेल का नाम है। जेल का कॉपी है, नाम है। यहाँ पे फ्रांस में है। ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बताओ? बैस्टिल क्या है? तो बैस्टिल एक जेल है कहाँ पर? फ्रांस में। और यहाँ पर यहाँ का एक शासक था, राजा शासक था। शासक कहे तो राजा, उसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां था। बैस्टिल का सॉरी, फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। और कभी कभी 16 ऐसे लिख देगा और कभी कभी ऐसे लिख देगा, लुई 16। तो ये 10 हुआ, ये 5 हुआ और 1 हुआ, है ना रोमन में। तो लुई 16वां 10 होता है ना, इसे 10 आई 6 का 16 हुआ। तो लुई 16वां था, जो फ्रांस का क्या था? शासक था। तो जो भी गलती करता था ना, उसको इसी बैस्टिल जेल में ठूस देता था, बैस्टिल जेल में बंद कर देता था। और इसी बैस्टिल जेल में जो वहां का शासक था, जो अपन बम गोली बारूद सब यही में रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि फ्रांस की जितनी भी महिलाएं थी, फ्रांस की जितनी भी महिलाएं थी, वह आंदोलन कर दी। क्या कर दी? आंदोलन। और बैस्टिल जेल पे आक्रमण कर दी। बैस्टिल जेल पे क्या कर दी? आक्रमण कर दी और बैस्टिल का पतन कर दिया। बैस्टिल को समाप्त कर दिया, जेल को तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया, है ना। तो उसी को बोलते हैं बैस्टिल का पतन, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये जो बैस्टिल का जो पतन हुआ, वो 14 जुलाई 1789 को हुआ। पता है? तो उसके बाद इतिहासकार क्या बोलता है? जो इतिहासकार है, जिन्होंने हम लोगों को ये बात बताया हुआ है कि बैस्टिल जेल था, फ्रांस की महिला आक्रमण किया था, तो ये सब बात कैसे जानकारी होता है? इतिहासकार के द्वारा। इतिहासकार लिखता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहासकार बोला था कि महिला सबको कथी? चुड़ैल। कुछ ही बोला था कि चुड़ैलों का आक्रमण था। ये बैस्टिल जेल पर जो आक्रमण किया था फ्रांस वाला, फ्रांस पर, तो फ्रांस की जो महिलाएं सबको कथी बोला था इतिहासकार? कि चुड़ैलों का आक्रमण था। चुड़ैल, चुड़ैल। महिला सबको कथी बोल दिया? महिला सबको बोल दिया चुड़ैल का आक्रमण था। ये बताइए, अभी हम लोग बोलते हैं तो महिला सब मारने पीटने लगता है कि चुड़ैल हमको कैसे कह दिया। कोनो लड़की को कह दो चुड़ैल, मारने लगेगा। चुड़ैल दिखाई देते हैं तुमको, चुड़ैल बोलता है।
देखिए वो घड़ी इतिहासकार से महिला को चुड़ैल कहता था, बताइए वो घड़ी चुड़ैल कह दिया, आज हम लोग चुड़ैल कहते तो खिसिया जाती है महिला सब, तो गलत बात है। देखिए इतिहासकार सब उस समय चुड़ैल बोलता था महिला को, कि चुड़ैलों का आक्रमण है, महिला का आक्रमण नहीं बोल सकता है, चुड़ैल का आक्रमण बोलता है इतिहासकार। गलत बात है कि नहीं है? तो अगर वो घड़ी गलत बात नहीं तो आज भी गलत बात नहीं है, हम लोग भी चुड़ैल कहेंगे, महिला सबको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा लगेगा तो हम लोग कह देंगे कि जाओ इतिहास पढ़ो, आज से नहीं बहुत दिन से सब चुड़ैल कह रहा है, कौन हम आज नया पत्थरे कर रहे हैं चुड़ैल। चलो ये मजाक की बात है, कोई चुड़ैल नहीं कहेगा, बड़ी मार मारेंगे, बेहुदा कहेंगे, चुड़ैल कहेगा रे महिला को, चट्टा कहेंगे, आज के बाद कोई चुड़ैल नहीं कहेगा, बड़ी मार मारेंगे। ऐसा क्या बोल दिया, इसका मतलब कथी रे, भोचनिया, बैताल, घटाल। चलो आगे बढ़ते हैं। आज को कोई चुड़ैल चुड़ैल नहीं करेगा क्लासरूम में, कहेगा सर आप ही ने बताए हैं, हम बताए हैं छोटा, हम मजाक किए हैं, हंसी मजाक हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्वेश्चन है 96 97 आइए। प्रथम विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। बोल दिए थे, सब डिस्कशन हो गए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है? तो हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ है। अरे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। जा जा जा, हिटलर का जन्म जर्मनी में थोड़े हो, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। हाँ हाँ, ऑस्ट्रिया में, जो राजधानी है आपको वियना, ऑस्ट्रिया। एगो ऑस्ट्रेलिया होता है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। ये जर्मनी का तो अथी है ना, क्या बोलते हैं, राजा था, शासक था, ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, नोट कर लीजिए। हिटलर अकेला कहिया हुआ था? तो 1889 में, 1889। और नाजीवाद का जनक यही है, हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर है। और हिटलर ने कहा था एकरा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिटलर कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर, वैश्वीकरण किस विचार पर धारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। उदारवादी, आंसर मार दीजिए उदारवादी। 100 का डी नंबर। तो 100 तक रहने देते हैं। अब बच गया 80 गो सवाल। कै गो बच गया देख लेते हैं, कै गो सवाल है में? 82 गो है, मेरे किताब में 82 गो है। अब तुम लोगों में 2 4 5 गो और ज्यादा होगा, 63 है मेरे पास, तो 82 गो है ना, तो 80 82 को बच रहा है कि देखते हैं शाम में कितना हो पाता है। कम से कम 50 को तो कराइए देंगे, कम से कम आज शाम वाला वीडियो में 50 को कर देंगे, यानी आज समाप्त हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा 10-20 को तो उसको हम करवा देंगे, तो कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है, कोशिश करेंगे खत्म करने का। जब तक के लिए इतना ही तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और शाम में एक वीडियो और आएगा और उसमें हम लोग इसको समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो शेयर जरूर करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह फैला दो, ताकि आपको जानने वाला हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बस मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे विद्यार्थी के द्वारा आप लोगों को जो भी लोग जान रहा है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको कॉल करके सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए। आप बिना कोई टेंशन के पढ़िए, टेंशन लेना नहीं है, चुपचाप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। लेकिन अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे, लगातार ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन रोज यही खाली चिंता में सोचते रहोगे कैसे होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यार पढ़ने से ज्यादा तो सोचने पर दिमाग लगाते हो। पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ कि कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप पूरी ईमानदारी से उसको तैयारी करिए। निकलेगा नहीं निकलेगा सब मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारा काम केवल पढ़ना है। मेरा काम ना है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे निकलेगा,
एग्जाम निकलवाना ना निकलवाना मास्टर का काम होता है, आपकी जिम्मेदारी है केवल पढ़ना। वो हम तय करेंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाए जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। वो मेरा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं है। आपका टेंशन सिर्फ इतना है कि हम जो पढ़ाएंगे वो आपको याद होनी चाहिए। जो समझ में नहीं आता है आप हमसे क्लासरूम में आके पूछिए कि सर इसका मतलब क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। नहीं बताएंगे तब तो आप बोलिएगा दोषी है तो दोषी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं रात के वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।